Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है Let's Crack UPSC CSE की चैनल के ऊपर और हम लोग NCERT सीरीज को कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर आई वुड से अप्रिसिएशन एंड योर कमेंट्स, जिसके थ्रू आप हमको भी मोटिवेट करते हो टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड एंड इवेंचुअली टू हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज, है ना. तो काफ़ी सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया है हमारे काम को, हमको भी अच्छा लगता है. इवन वी फील मोटिवेटेड. देखिए, लाइफ में एक चीज़ होती है वो जिसे हम लोग कहते हैं रिवॉर्ड्स के रूप में, सर, है ना. तो छोटी छोटी खुशियाँ इंसान को वो है ना एक मैटर करती है. हमारे लिए सबसे बड़ी जो चीज़ मैटर करती है वो हमारे स्टूडेंट्स का ओपिनियन है कि हमारे स्टूडेंट्स खुश है तो हम खुश रहेंगे. आप प्रगति करोगे तो हमको भी बहुत ही खुशी मिलेगी, सर, है ना. और आप हमको जिस तरह से अप्रिशिएट करते हो, हमको जिस प्रकार से प्रतिसाद दे रहे हो, आपके जो जेस्चर्स है वो हमको डेफिनेटली पुश करते हैं कि हम भी आपके लिए कुछ नया करें. सर, चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को. हमने पिछले क्लास के अंदर एनसीईआरटी की सीरीज़ को कंटिन्यू रखा था और मैंने आपको एनसीईआरटी के तहत स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी पढ़ाई थी, सर, है ना. तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और उसके हमने पहले 3 चैप्टर या 2 चैप्टर किए थे, सर, ठीक है. तो ये जो किताब है इसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 देखा था और चैप्टर नंबर 1 हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर कवर कर दिया था. वी हैव कवर्ड इट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसके बाद अगर आप याद करोगे, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द सेकंड चैप्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड फ्रॉम दिस यूनिट was chapter number 2 and that was related to the period between 600 BC to 600 CE, है ना. तो 600 BC से लेके 600 CE तक का भारत का इतिहास कैसे रहा है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी. इनफैक्ट ये चर्चा के तहत मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि इस समय किस तरह की पॉलिटी हुआ करती थी, इकोनॉमी हुआ करती थी और साथों साथ हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे किस प्रकार से इनफैक्ट है ना किंगडम्स बनने की शुरुआत होती है, किस तरह से नए नए साम्राज्य बनेंगे, सर, है ना. तो ये सब टॉपिक हमने देख लिया था. आज हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 जो है ये किताब का दैट इज रिलेटेड टू महाभारत, है ना. तो वो एक्चुअली महाभारत की ही पूरी स्टोरी से इसी के ऊपर से बेस्ड है. तो मैं अभी आज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर को मैं पूरा एक लिनियरिटी में कवर करवाऊंगा, सर, ठीक है. मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल बी डिस्कसिंग टॉपिक फ्रॉम महाभारत, मतलब ये चैप्टर के सापेक्ष में, और इसके साथ साथ इसके अलावा भी महाभारत की जो पूरी कथा है उस सिविल सर्विसेज में कैसे रेलेवेंट है उसके ऊपर चर्चा करूंगा. थोड़ा टाइम दीजिएगा, एक बार ये थोड़े एग्जाम सेंट्रिक हमारे टॉपिक खत्म होंगे तो एक दिन हमारा एक ऐसे सेशन लेंगे जहाँ पे मैं आपको इसके सेंट्रिक बात करूंगा एंड हाउ इट इज रेलेवेंट इन द सिविल सर्विसेज इन द एग्जाम और यहाँ से क्वेश्चंस क्या आ रहे थे, सर, ठीक है ना. तो चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज रिलेटेड टू द क्लास इन द सोसाइटी, है ना, कि भारतीय समाज के अंदर क्या बदलाव हुए, किस तरह से नए नए क्लासेस उभर के आए, सर, ठीक है ना. तो उसी के रिलेटेड बातें हैं बट अभी नहीं पढ़ाऊंगा. आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4, है ना. So in today's session we'll be directly covering chapter number 4 and in this chapter number 4 I will be discussing about the period from 600 BC to 600 CE only. 600 BC से लेके 600 CE तक ही हम लोग देखेंगे. But now we will be discussing about a topic that is known as very important for us, जिसे हम लोग कहते हैं belief and tradition. इसी को ही religion के रूप में भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और प्राचीन भारत के अंदर जो नए नए संप्रदाय बन के आए उसका कैसे डेवलपमेंट हो उसके ऊपर देखेंगे, सर, है ना. मूलतः से बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो पूरी वार्ता है उसको ये चैप्टर के अंदर देखेंगे. तो ये चैप्टर में आज मैं आपको आउटलाइन दूंगा कि 600 BC से लेके 600 CE के बीच में भारत के अंदर किस किस प्रकार की धार्मिक विचारधाराओं का निर्माण हुआ और ये जो धार्मिक विचारधारा है इवेंचुअली फिर बौद्ध दर्शन की तरफ चली गई, जैन दर्शन की तरफ चली गई, उसी में से आजीविका करके एक दर्शन निकल के आएगा, वैष्णववाद का शुरुआत हो जाएगा, सर, ठीक है. शाक्त कल्ट की शुरुआत होती है, शाक्त वर्शिप मतलब माताजी शक्ति की जो पूजा होती है, आराधना होती है, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे, सर, है ना. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें आपको भी पता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस के तहत कि कुछ चैप्टर की बातें और कुछ चैप्टर के बाहर की बातें जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और समझने के लिए भी ज़रूरी है. उन सब टॉपिक्स को हम लोग आज के क्लास के अंदर शुरू करते हैं. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वही बोलूँगा कि आप हमारे साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़िए. आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हम लोग को ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के अंदर जुड़े हुए पर जिनको हिस्ट्री की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड अस ऑन दी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री. पेपर 1 ऑफ हिस्ट्री है. ये 14 जुलाई से हमने शुरू किया था. रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, लाइव क्लासेस अवेलेबल है, आंसर राइटिंग होती है, डाउट सॉल्विंग होता है. सुबह 8 to 10 AM डेली यहाँ पे मेरे सेशंस रहते हैं अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है. प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल.
क्योंकि 1 अगस्त के बाद फीस बढ़ रही है और कॉम्बो ऑफर बंद हो रहा है। कॉम्बो ऑफर क्या है अभी आपको मैं बता देता हूँ सर, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पे फॉलो कर दीजिएगा। आपके लिए फायदा ये होगा कि ये प्रोफाइल के अंदर आपको मेरी पूरी मेरिट दिख जाएगी सर, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। बाय द वे ये हमारे रैंक्स होते हैं जो अनअकैडमी के ऊपर आपको दिखेंगे, और आई एम दी करंटली नंबर 2 एजुकेटर ऑल ओवर द कंट्री, जो आपको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाने के लिए जुड़ा हुआ है सर, ठीक है ना। तो मेरे हिस्ट्री के जीएस के कोर्सेज भी मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज भी मिलेंगे, नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली अप्रिशिएटेड माय वर्क। तो ये आपके लिए है, ये फॉलो करने के लिए मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मेरे फ्री कोर्सेज भी एक्सेसिबल हो पाएंगे इफ यू विल फॉलो मी। फ्री कोर्सेज का मतलब ये है कि मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, वो भी आप अटेंड कर पाओगे। स्पेशल क्लासेस क्या है अभी आपको थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ। बाकी मेरा एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन जीएस मॉडर्न हिस्ट्री सर, है ना। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of August, है ना। तो 3:30 से लेके 5:30 PM तक 40 सेशंस लेंगे, मतलब 80 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री करेंगे। सब्सक्रिप्शन आप कॉम्बो लीजिएगा क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऑप्शनल भी करना है, जीएस भी करना है। हिस्ट्री ऑप्शनल करोगे तो मेरे साथ ही आप आओगे, बट हिस्ट्री ऑप्शनल के अलावा और भी ऑप्शनल है जो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, इनके क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे। यू विल ऑल्सो बी एबल टू सी मल्टीपल सब्जेक्ट्स, और आपको यहाँ पे इनफैक्ट है ना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो मैं कहूँगा कि कॉम्बैट 60 क्वेश्चंस या 56 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है इन द 60 मिनट्स। और अगर आप यहाँ पे अच्छा रैंकिंग लेके आते हो तो अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप देगी फॉर द सब्सक्रिप्शन। बाकी आप मेहनत करिए, आप पुश करिए, हम आपके साथ रहेंगे। अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल है। आज की तारीख के अंदर मैंने आपको बताया कि टोटल 2.3 लाख का सब्सक्रिप्शन 57,500 के अंदर अवेलेबल है। 57 भी नहीं है, इवन आज अभी लोगे प्रेजेंटली अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यू विल गेट मोर डिस्काउंट, है ना। इनफैक्ट हम लोग आपको अश्योरेंस देते हैं। ये अश्योरेंस ये है कि अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। आपको हमारे द्वारा इनफैक्ट मेंटरशिप की अवेलेबिलिटी की जाती है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, यू टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको डेली मेंटरशिप मिलेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, आप कहीं पे अटक गए हो तो आपको मदद मिल पाएगी सर, ठीक है। फायदा यही होगा कि आप पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बहुत तैयारी मिल जाएगी। आइकॉनिक का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, ऑप्शनल का पूरा इनफैक्ट आपको पैकेज मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एवरीथिंग इज कवर्ड, है ना। तो आपको पर्सनल कोच से लेके प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल कवरेज, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर की जा रही है ना। तो प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन एज ऑफ नाउ। आपको 45% के आसपास डिस्काउंट है PN लाइव कोड को यूज करने के द्वारा, है ना। तो टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल की कवरेज है, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो रहा है। इवन आज सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा अप टिल नेक्स्ट ईयर सर, ठीक है। तो आज की तारीख में आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या 30 जुलाई को या 1 अगस्त को ले रहे हो, तो सब्सक्रिप्शन इज वैलिड टिल May 2022 सर, है ना। तो आपको काफी फायदा है। टेस्ट सीरीज के अंदर कवरेज मिल रहा है, बुक सेट मिल रहा है, बहुत फंटास्टिक बुक्स है सर, है ना, उसकी कवरेज आपको यहाँ पे मिल रही है सर, ठीक है। आपको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जा रही है, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, है ना, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। मैं कहूँगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ हमारे साथ आपका हो पाएगा। जरिए हमारे साथ सब्सक्रिप्शन 1, 2 साल, 3 साल का ले सकते हो। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मिनिमम 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड बिल्ड योर फाउंडेशन, है ना। लेते समय ये डिस्काउंट कोड को यूज करेगा, गेट 10% ऑन द फीस, सेव सम मनी माय फ्रेंड्स, है ना। इसके सिवाय ऑप्शनल का डेडिकेटेड सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, खाली हिस्ट्री, तो आप जुड़ सकते हो ऑप्शनल के लिए, वरना पूरा जीएस करना ही है क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स है, उसमें भी एक्सपर्टाइज चाहिए आपको। तो जरूर से आप हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत मजा आएगा। नई बैचेस लॉन्च हो रही है फ्रॉम द 4th of August वी हैव लॉन्च्ड न्यू बैचेस। ये बैचेस आप आज की तारीख में तमिल मीडियम में भी अवेलेबल है सर, ठीक है। तो वी आर गोइंग इनटू वर्नाक्युलर लैंग्वेज, हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तमिल लैंग्वेज के अंदर भी अवेलेबल है ना। बाकी फ्री की टेस्ट सीरीज है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसके बाद आपको मिल जाएगी फ्री की टेस्ट सीरीज। खाली कोड को यूज करना है PN लाइव। इनफैक्ट आपको मेरे जो भी क्लासेस देखने हैं ना, फ्री के क्लासेस, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल क्लास, है ना, ये स्पेशल क्लास मेरी प्रोफाइल के ऊपर मिलेंगे। आप मुझे फॉलो करिएगा और फॉलो करने के बाद मेरी प्रोफाइल के ऊपर नीचे जाइएगा, यू गो डाउन, है ना, तो आपको यहाँ पे दिखेंगे स्पेशल क्लासेस। ये स्पेशल क्लास के अंदर आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप इंटरेक्ट कर पाओगे मेरे साथ, लाइव क्लासेस में भी अटेंड, स्पेशल क्लास लाइव में भी होते हैं। मेरी प्रोफाइल को फॉलो करेगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि प्रतीक नायक इज कमिंग लाइव ऑन द एप्लीकेशन, ओके। तो मैं महीने में मेरे बहुत क्लासेस होते हैं जो स्पेशल क्लासेस के रूप में भी आपको दिखता हूँ। इनफैक्ट है ना, मेरे रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस भी आपको अवेलेबल है। और ये रिकॉर्डेड क्लासेस का फायदा ये है कि इसमें मैंने आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया करवाया हुआ है, इसके अंदर मैंने लैंड रिफॉर्म्स करवाया हुआ है, इसी के अंदर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया करवाया हुआ है सर, ठीक है ना। तो इसमें फॉरेन ट्रैवलर्स की भी एक सीरीज मैंने चलवाई थी कि भारत में बहुत सारे विदेशी व्यापारी आए, विदेशी नागरिक आए भारत को घूमने के लिए, आप उनको अटेंड कर सकते हो। खाली कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और ये कोड को डालना है। ये कोड आपके पेड सब्सक्रिप्शन के लिए भी है, फ्री के लिए भी, एनी टाइम आपको ये फायदा मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 जो हरप्पन सिटीज के ऊपर देखा,
चैप्टर नंबर 2, जिसे हमने आपको बताया 600 बीसी से लेकर 600 सी तक भारत में किस प्रकार से किंगडम्स और फार्मर्स और इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। आज हम लोग देख रहे हैं कि 600 बीसी से लेकर 600 सी तक का जो पीरियड है, इसमें किस तरह से थिंकर्स, बिलीफ एंड बेसिकली आपके जो डेवलपमेंट है कल्चरल वो होते हैं। सादी भाषा में बुद्धिज्म, जैनिज्म से लेके आज का मॉडर्न डे हिंदुइज्म कैसे डेवलप हुआ, उसी के ऊपर का ये चैप्टर है। अब देखो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको भी पता है कि मास्टर हवा में बातें करता नहीं है, ख्याली पुलाव पकाना आता नहीं है सर, ठीक है। तो जैसे जैसे ये चैप्टर कराऊंगा तो इसमें से आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आज हम लोग मिल रहे हैं मेनली फॉर द ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, है ना। ओवरव्यू का मतलब है कि 600 बीसी के समय पे भारत की राज्य व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, उसमें किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ और कहाँ से डेवलपमेंट होता है, हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था सर, है ना। तो वापिस चले जाते हैं क्रोनोलॉजी के अंदर, क्योंकि क्रोनोलॉजी के द्वारा ही आपका भी फाउंडेशन स्ट्रांग होगा और आपको क्लैरिटी भी आएगी। अब देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर क्रोनोलॉजी के अंतर्गत बताया था कि हिस्ट्री के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स उसमें क्या होता है सर, ठीक है। तो वी हैड डिस्कस की स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टोन एज के अंतर्गत स्टोन एज की शुरुआत हुई। ये स्टोन एज के बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करवा दिया था सर, ठीक है। उसी के बाद मैंने आपको वैदिक एज के बारे में पढ़ाया था। वैदिक एज पढ़ा नहीं पाया था पूरी तरह से, बट उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग वैदिक एज को भी पढ़ेंगे, क्योंकि वैदिक एज के साथ ही ये टॉपिक लिंक अप है सर, ठीक है। विल ऑल्सो फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वैदिक एज का जब ट्रांजिशन हुआ, ये कब होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 से लेके 1800 बीसी तक का पीरियड। अब देखिए, ये क्रोनोलॉजी तो आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। मेरे जितने भी यूट्यूब के क्लासेस होंगे, इवन आप प्लस के ऊपर भी आओगे, तो मैं ज्यादातर रिपीट करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि रिपीट जो है, कंसिस्टेंसी इज द की। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, आप कंसिस्टेंट रहिए सर, है ना, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही। खैर, तो 1800 बीसी तक आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, उसके बाद वैदिक एज आया। 1500 से लेके कब आता है, 600 बीसी तक का जो पीरियड है, दैट इज द पीरियड ऑफ वैदिक एज। देन वी फाइंड द पीरियड ऑफ महाजनपदास, है ना। तो मैंने आपको यहां तक बताया था कि महाजनपद का जो पीरियड है, ये 600 बीसी से शुरू होने वाला पीरियड है, और ये चलते चलते कहां तक चलता है, दिस गोज अप टू द मौर्यन पीरियड सर, है ना। और फिर मौर्यन पीरियड की शुरुआत होगी, ये मौर्यन 325 बीसी के आसपास का पीरियड आपको दिख जाएगा। उसके बाद हमको पता चलता है पोस्ट मौर्यन पीरियड आया, और पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंतर्गत क्या होता है सर, 200 बीसी तक आते आते इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है, क्योंकि साम्राज्य राजा का टूट गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जीरो का पीरियड आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 200 सी तक आते आते एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा। ये 200 सी के बाद वाला पीरियड है, और करीबन 320 सी तक का जो पीरियड आएगा, तब तक हमको गुप्ता पीरियड की शुरुआत हो जाएगी सर, है ना। तो ये गुप्ता एज होगा जो 320 से लेके 550 तक मिलेगा, और 600 के बाद वाला जो पीरियड है, दैट इज नोन एज द पोस्ट गुप्ता, एंड यहां से ही हम लोग को शुरुआत मिलेगी अर्ली मिडिवल इंडिया की सर, ठीक है। अब मैंने आपको इतनी सारी कथा क्यों है, मैंने आपको इतनी सारी कथा इसके लिए की है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं ये क्रोनोलॉजी को, और ये क्रोनोलॉजी को हम लोग कल्चरल ट्रेडिशंस के साथ देखेंगे, तो इसी पीरियड में भारत के इतिहास के अंदर बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। जैसे वैदिक एज के अंदर हमको पता चलेगा कि वहां पे वैदिक रिलीजन की शुरुआत हो जाएगी, और यही वैदिक रिलीजन के आधारित हमको पता चलता है कि जो वैदिक लिटरेचर है उसका भी निर्माण किया गया, और यही वैदिक लिटरेचर के आधारित हमको पता चलता है कि यहाँ पे सोशल चेंजेस आ रहे थे, कल्चरल चेंजेस आ रहे थे। उसी कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर जब महाजनपद का निर्माण हुआ, और महाजनपद से मौर्य तक आते आते भारत के अंदर 62 से ज्यादा संप्रदायों का निर्माण होता है, 62 से ज्यादा संप्रदाय बने। इसी के अंदर से हमको पता चलता है कि बुद्धिज्म का निर्माण होता है। इसी के अंतर्गत हमको पता चलेगा कि जैनिज्म का निर्माण होगा, और ये भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इनफैक्ट है ना डेवलपमेंट था व्हेन वी सी द हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस इन इंडिया सर, ठीक है। समय धीरे 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 यहाँ तक आगे गया, और गुप्ता एज का पीरियड आ जाता है सर, ठीक है। इस पीरियड तक आते आते हमको बुद्धिज्म राइज के ऊपर दिखेगा। मौर्यन, पोस्ट मौर्यन और गुप्ता तक आते आते हमको क्या मिल रहा है, विल सी द डेवलपमेंट ऑफ वैष्णविज्म इन इंडिया सर, ठीक है ना। तो हमको पता चलता है कि बाय द मौर्यन पीरियड विल फाइंड द वैष्णविज्म विल कम इनटू द पिक्चर, वैष्णववाद, वैष्णव संप्रदाय सर, ठीक है। इसके पहले हमको यहाँ पे देखने को मिलता है वो है भागवत संप्रदाय सर, ठीक है। सो विल फाइंड द भागवतिज्म विल बी इनटू द पिक्चर, एंड वील सी मल्टीपल ट्रेडिशंस आर कमिंग इनटू द इंडिया सर, ठीक है। तो उस समय के दौरान 62 से ज्यादा संप्रदाय बनने बुद्ध के समकालीन सर, ठीक है। उसमें आउटसाइड इंडिया के अंदर भी बहुत सारे संप्रदाय दिखेंगे हमको, अभी इसके ऊपर चर्चा करता हूं। तो मूलतः से मेरी कहने की बात यह है कि जो हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि 600 बीसी से लेके ये वाला पीरियड सर, ठीक है, 600 बीसी से लेके 600 सी तक का जो पीरियड है वो है पोस्ट गुप्ता पीरियड। इस पीरियड के कंटेम्प्रेरी पीरियड में इंडिया के अंदर कल्चरल और रिलीजियस चेंजेस आ रहे हैं। यही चैप्टर के अंदर ये इसको हाईलाइट किया गया कि किस किस प्रकार के कल्चरल चेंजेस आए हैं, उसमें क्या बदलाव आया है, कौन से शासकों के द्वारा कौन से रिलीजन को पेट्रोनेट दिया गया है, और साथों साथ हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि ये बदलाव कितने हद तक प्रभावकारी थे सर, ठीक है ना। तो वी फाइंड द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट इन इंडिया। आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ से ही आपकी पूरी की पूरी थीम क्लियर हो रही है। और ये थीम क्यों हो रही है, क्योंकि हमको ये देखना है कि भारत में बदलाव कैसे आए और उनके बेसिस के ऊपर से सर, ठीक है,
जो बिलीफ सिस्टम थी इनके ऊपर से किस तरह से कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए। ये कल्चरल डेवलपमेंट्स में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होगा। तो आपने भारत के अंदर नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सुना होगा, आपने भारत में द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सुना होगा, आपने स्तूप बिल्डिंग की एक्टिविटीज के बारे में सुना होगा, है ना। यू माइट हैव अंडरस्टूड अबाउट द स्तूप बिल्डिंग एक्टिविटीज एज वेल। तो ये जितनी भी इनफैक्ट ट्रेडिशंस की शुरुआत होती है, जो भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है, इन सब के बेसिस के ऊपर से वी कम टू नो अबाउट दी पॉइंट्स, एंड इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर से हमको पता चलता है कि बहुत सारे ट्रेडिशनल डेवलपमेंट हुए। अब भारत में रिलीजियस डेवलपमेंट कहाँ से होंगे सर, है ना, बिलीफ सिस्टम के अंतर्गत। तो उसका फाउंडेशन यहाँ पे वैदिक पीरियड से हमको देखने को मिलता है। समवेयर इन द वैदिक पीरियड वी कम टू नो द अर्ली वैदिक रिलीजियस लिटरेचर डेवलपमेंट स्टार्टेड सर, ठीक है। तो 1500 से लेके वी सी दैट 1000 BC तक का जो पीरियड था, ये पीरियड को हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड के रूप में पहचानते हैं, दैट इज नोन एज अर्ली वैदिक पीरियड। और 1000 से लेके 600 तक का जो पीरियड था, उसी को ही हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड सर, है ना। अब इसको क्यों अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक कहा गया, उसके पीछे का मुख्य तो आप धारा समझिए सर, ठीक है। अर्ली वैदिक इसके लिए कहा गया है 1500 से लेके 1000 तक का, लेट मी कम बैक ऑन दिस साइड सर। 1500 से लेके 1000 तक का पीरियड अर्ली वैदिक इसके लिए कहा गया, उसके पीछे का कारण यह है कि ये पीरियड के समय पे भारत के अंदर जो पॉलिटिकल, सोशल और बेसिकली जो कल्चरल चेंजेस थे वो एक विस्तार के अंदर सीमित थे, और वो भी ऋग्वेद के अंदर जो बात की गई है सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु बेसिकली 7 नदियां है, यू माइट बी अवेयर अबाउट द 7 रिवर्स। तो ये जो सातों की सातों नदियां है, उसी का ही मेंशन आपको ये सप्त सिंधु के अंदर मिलता है, और यही सप्त सिंधु के द्वारा इवेंचुअली आर्य अपना जीवन चलाते थे, उसके बारे में पता चलता है हमको सर, ठीक है। उसके बाद जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो उसमें वैदिक लिटरेचर का अंदर एक्सपांशन हुआ। वैदिक लिटरेचर में 2 प्रकार का लिटरेचर दिखेगा। एक आपको स्मृति लिटरेचर दिखेगा, यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड स्मृति लिटरेचर। ये जो स्मृति लिटरेचर है उसमें अंदर आपको वेद, ब्राह्मणीय, अरण्यका, उपनिषद, ये चारों के चारों मुख्यत्व आपको मेन स्ट्रीम लिटरेचर के पार्ट दिखेंगे। और उसके बाद आप देखोगे तो आपको एक लिटरेचर मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं श्रुति लिटरेचर, है ना। तो ये जो श्रुति लिटरेचर है बेसिकली, श्रुति लिटरेचर है, उसके अंदर वेद, आर्यन का जो है बेसिकली अरण्यक एंड उपनिषद, वो सब मिल जाता है। लेट मी राइट द वैदिक लिटरेचर सर, ठीक है, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। वैदिक लिटरेचर की जब हम लोग बात करेंगे तो 2 प्रकार का लिटरेचर हमको वैदिक लिटरेचर के अंदर से देखने को मिला सर, ठीक है। वैदिक लिटरेचर का जो पहला पार्ट है दैट इज नोन एज श्रुति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर के अंदर सबसे मेन आता है वो है ऋग्वेद सर, ठीक है ना। श्रुति लिटरेचर के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है वो है ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद जो है यही इनफैक्ट अर्ली वैदिक पीरियड के साथ जुड़ा गया है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वील फाइंड कि अर्ली वैदिक जो पीरियड जिसे हम लोग कहते हैं वो ऋग्वेद का पीरियड के रूप में कंसीडर किया जाएगा। और ये वो पीरियड है जब भारत के अंदर इनफैक्ट जो आर्यंस थे उनके बारे में जानकारी मिलती है सर, ठीक है। तो वेद होता है, वेद के नीचे आपको अरण्यक दिखेंगे, अरण्यक वर दी काइंड ब्राह्मण्य दिखेंगे, ब्राह्मण्य वर दी प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेद। उसके बाद आपको अरण्यक दिखेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली आप देखोगे तो आपको उपनिषद दिखेंगे। उपनिषद के अंदर वेदों की फिलॉसफी आपको मिल जाएगी, यू विल फाइंड द फिलॉसफी ऑफ द वेदास व्हिच आर इंक्लूडेड इन द उपनिषद सर, ठीक है। उसी तौर के ऊपर आपको स्मृति लिटरेचर भी दिखता है, यू विल आल्सो फाइंड द स्मृति लिटरेचर। ये जो स्मृति लिटरेचर है ये इसके ऊपर से डिराइव्ड है, जो ओरिजिनल वैदिक लिटरेचर था उसमें से इनफैक्ट बन के आया है। तो हमको कहानी ये देखनी है कि ये जो वैदिक पीरियड है उसमें अर्ली वैदिक पीरियड में खाली ऋग्वेद ही लिखा गया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ऋग्वेद के साथ दूसरे वैदिक लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, ब्राह्मण्य का डेवलपमेंट हुआ, ऋण का डेवलपमेंट हुआ, तो वी सी दैट उसी पीरियड को लेटर वैदिक कहा गया। ये लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजियस बिलीफ बदल जाते हैं, कल्चरल बिलीफ बदल जाता है, आपकी मान्यता बदल जाती है। मैं आपको ट्रांजिशंस पढ़ा रहा हूँ ये टेबल के ऊपर से, ये सुन लीजिएगा सर, ठीक है। ये किताब में नहीं दी है, और किताब में इन्फर करने जाओगे तो भी हालत खराब हो जाएगी सर, ठीक है। ये वो टाइम था अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस का जहाँ पे आर्यस इनफैक्ट एक लिमिटेड एरिया में रहते थे। अब आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे, उनकी परंपराएं क्या है, उन सब के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा आज के क्लास के अंदर सर, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग सा अलग टॉपिक बन जाएगा कि आर्यन इन्वेजन हुआ था कि नहीं हुआ था सर, ठीक है। खैर आज की तारीख में हमारे पास कोई एविडेंसेस ऐसे मिल नहीं रहे हैं, पर आर्यन इन्वेजन को लेके काफी सारी चर्चाएं थी, आर्यन इन्वेजन को लेके अलग अलग थियरी भी प्रोपोगेट की जाती है। कितनी हद तक उचित है वो भी एक बहुत जटिल प्रश्न आपको दिखेगा। बट ये जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस भारत के अंदर निकल के आए सर, ठीक है, ये अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस के अंदर हमको पता चलता है कि ऋग्वेद के अंदर हमको नॉलेज मिलता है कि इनके लिमिटेड गॉड थे। इनमें भगवान आपको इंद्र दिख जाएंगे, इंद्र को पुरंदर के रूप में भी कंसीडर किया गया है, आपको वरुण दिख जाएंगे, आपको अग्नि दिख जाएंगे सर, ठीक है। और ओरिजिनली ऐसा कहा गया है कि मूर्ति पूजा उतनी नहीं थी, बट वी सी दैट ये लोग अलग अलग प्रकार के हवन और यज्ञ करते थे, और खास करके वी सी दैट छोटे 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 क्लैंस के अंदर रहते थे सर, है ना। तो कहानी ये है कि ऋग्वेद जो है ये टोटल एक किताब नहीं, उसके अंदर 10 अलग अलग मंडल है, उसमें 7 ऋषि मेन है, यही सप्त ऋषि के रूप में पहचाने गए हैं। और ये सातों के सातों जो ऋषि है उनके द्वारा इसका कंपाइलेशन किया गया था अलग अलग पार्ट्स का। तो मंडल 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप देखोगे तो आपको इसके अंदर से पूरा मेंशन दिख जाएगा सर, ठीक है।
ये जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन है इसके अंदर हमको क्या क्या जानकारी रखनी है, तो हमको पता चलता है कि एज अ पार्ट ऑफ रिलीजन देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन दैट वाज वर्किंग एट दैट टाइम सर। ठीक है, इन दिस अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस वी सी द वर्शिप वाज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल फोर्सेस, मतलब प्राकृतिक पूजा की उस टाइम पे इनफैक्ट है ना डेवलपमेंट होती थी। और ज़्यादातर लोग अगर आप समझोगे तो प्रकृति पूजक हुआ करते थे, वो रिलीजियस के अंदर बेसिकली नेचर को वर्शिप किया करते थे। रिचुअल्स मिलेंगे पर लिमिटेड रिचुअल्स मिलेंगे। और ज़्यादातर आर्यन कहाँ रहते थे, तो दे यूज टू स्टे एट अ प्लेस इन द सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब क्या है कि सिंधु नदी है, उसके आजू बाजू के विस्तार के अंदर आपको दिखेगा, जैसे सिंधु है, फिर आपको सुडूत्री दिखती है, सतलज नदी को कहा गया है, राबी है बेसिकली उसको पुष्किनी रिवर के रूप में आपको दिख जाएगा, पुरुषनी रिवर के रूप में आपको दिख जाएगा सर। ठीक है, उसी तौर के ऊपर आपको चेनाब दिखेगी, सतलज दिखेगी सर, है ना, ब्यास दिखेगी, बिपसा के रूप में है, जेलम है, वितस्ता के रूप में है सर। ठीक है, तो यू विल फाइंड मल्टीपल रिवर्स, वहाँ पे ये लोग रहते थे और अपना जीवन चलाते थे। इनके बीच में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती थी, बट हम लोग अभी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइट नहीं देख रहे, हम लोग रिलीजन के बारे में देख रहे हैं। तो ये जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है ना, अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस आपको सबसे पहले दिखेंगे, उसमें आर्यन ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट होगा। अब देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आर्य लोग अपना जीवन को शिफ्ट कर देते, दे विल बी शिफ्टिंग देयर वे ऑफ लाइफ, है ना। तो ओरिजिनली ये आर्यंस कहाँ पे रहते थे, सो वी सी दैट द अर्ली वैदिक लिटरेचर वाज कंपाइल्ड। When the early Vedic literature was compiled, we come to know about the period where the Aryans used to stay. तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर हमको पता चल रहा है कि यहाँ के अंदर जो आर्य रहने वाले लोग थे उनके द्वारा बेसिकली ऋग्वेद को लिखा गया, ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ, लिखा गया मतलब यह है कि कंपाइलेशन हुआ, क्योंकि ऋग्वेद मूलतः से आप देखोगे तो अपरुष्य बोला गया। अपरुष्य इसके लिए क्योंकि इसमें जो बोल है वो ब्रह्म के है, वो बेसिकली गॉड के बोल है। लिखने वाले या कंपाइल करने वाले थे वो सब ऋषि हुआ करते थे सर, है ना। तो उनको गुरु के रूप में पहचानते हैं, वहां से गुरु पूर्णिमा का आपको सिस्टम दिखेगी, है ना, ऋग्वेद के ही से अंदर से। खैर, तो वी सी दैट ये अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस की शुरुआत आपको यहाँ से देखेंगे आर्योस के द्वारा सर। ठीक है, ये जो आर्यंस थे जिनके द्वारा अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस की यहाँ पे शुरुआत हो रही है सर, ठीक है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे माइग्रेट करके चले गए सर, है ना। सो दे माइग्रेटेड इन दिस रीजन, और इसी के कारण लेटर वैदिक पीरियड में व्हेन दे माइग्रेटेड इनटू दिस होल न्यू रीजन, तो इनके लिटरेचर में, इनके बिलीफ के अंदर भी नए चेंजेस आए सर, है ना। ये लेटर वैदिक पीरियड इनफैक्ट शुरू होता है करीबन 1000 से लेके 600 BC तक का पीरियड, और ये पीरियड के अंदर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि इनकी वे ऑफ लाइफ बदल गई। अब ये हमको कहाँ से पता चला, तो लिटरेचर से ही पता चलता है सर। ठीक है, तो वैदिक लिटरेचर के अंदर मैंने आपको बताया कि दो प्रकार का लिटरेचर है सर। ठीक है, एक तो है श्रुति लिटरेचर और दूसरा है स्मृति लिटरेचर। उसमें जो स्मृति लिटरेचर है, जो मेन वाला है उसे श्रुति लिटरेचर कहते हैं। तो ये जो श्रुति लिटरेचर है उसके अंदर वेद आता है, वेद के नीचे ब्राह्मण्य आता है, अभी मैंने आपको बताया। ब्राह्मण्य के नीचे आप देखोगे तो आपको अरण्यक दिख जाएगा, यू विल फाइंड अरण्यक, एंड उसके नीचे आपको दिखेंगे उपनिषद सर, है ना। तो इन सब का जब डेवलपमेंट हुआ, इन सब का जब निर्माण किया गया, इनके कंटेम्प्रेरी पीरियड में स्मृति लिटरेचर भी दिखेगा। तो इनमें से वेद के अंदर आपको बहुत सारे ब्राह्मण्य दिखेंगे सर, है ना। जैसे यजुर्वेद करके एक वेद आपने सुना होगा, तो यजुर्वेद का एक वेद ब्राह्मण्य है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण्य। तो एक ब्राह्मण्य है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण्य, वो बताता है, ये उसके अंदर एक पूरी कहानी लिखी गई है, 100 पाथ, है ना। सतपथ का मतलब क्या है, 100 पाथ सर, है ना। सो देयर आर 100 वेज वेयर यू कैन एंटर दिस रीजन सर। ठीक है, तो सतपथ ब्राह्मण्य के अंदर बात की गई है कि द आर्यंस हैव शिफ्टेड टू द गंगा यमुना दोआब, और वो अपना यहाँ पे जीवन चला रहे। ये पीरियड के समय पे इनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस बदल जाती है सर। ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिसेस का बदलने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग दिस टाइम वी सी that the Aryans started worshipping a different way of life sir। ठीक है, तो इसमें आपको रिचुअल्स दिखेंगे, इसके अंदर आपको कुछ कुछ कर्म कांड दिख जाएंगे, अलग अलग प्रकार की इनके रिलीजियस आइडियोलॉजीज के अंदर चेंजेस आए, और यही चेंजेस आने के कारण इनके यहाँ पे पूरी लाइफस्टाइल बदलती है, बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। आपको बेसिकली पता चलेगा कि ब्रह्मा है, महेश है, रुद्र है, उन सब का वर्शिप होने की शुरुआत होती है सर। ठीक है, इंद्र की वर्शिप कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र की थी। एक चीज़ यहाँ पे कॉमन दिखती है, वो है आइडल वर्शिप अभी भी नहीं दिखती है सर। ठीक है, तो एज अ पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री वी डू नॉट सी मच ऑफ द आइडल वर्शिप, बट इन द वैदिक लिटरेचर देयर हैज बीन मेंशन अबाउट दी हाउ गॉड्स यूज्ड टू लुक लाइक, भगवान कैसे दिखते होंगे उसके ऊपर जरूर से आपको मेंशन दिख जाती है वैदिक साहित्य के अंदर। खैर, घुमा फिरा के बात आगे चलेगी, यहाँ से ही आपके ट्रेडिशंस बदलते हैं 600 BC तक आते आते, और ये जो ट्रेडिशंस बदले हैं सर, उसी के अंदर से हमको पता चलता है उपनिषद का निर्माण किया गया सर। अब आप समझने की कोशिश करिए कि उपनिषद क्या है, व्हाट इज उपनिषद, है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ उपनिषद। ओके, उपनिषद जनरली आप समझने की कोशिश करोगे तो वो आपके वैदिक लिटरेचर का ही पार्ट है, पर उसका जो कंपाइलेशन है वो लेटर वैदिक पीरियड में किया गया है सर। ठीक है, अब नाम ही है उपनिषद, आप समझने की कोशिश करिए, उपनिषद, है ना, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट द उपनिषद, है ना। तो व्हाट डू मीन बाय द टर्म उपनिषद, है ना, तो उपनिषद समझे कि नहीं समझे, है ना।
तो बेसिकली सारी भाषा में देखोगे तो गुरु के पैरों के नीचे बैठना या गुरु के साथ बैठना, गुरु प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हैं तो आप शिष्य के रूप में नीचे बैठ रहे हो और उनके द्वारा बोली गई जो टीचिंग है, उनकी जो व्याख्यान है, उनकी जो बातें हैं, उसे सुनने के बाद उसको अपने जीवन में अमल करना और भविष्य में और विद्यार्थियों को सिखाना सर। ठीक है, तो वी सी दैट उपनिषद इज एक्चुअली द वे ऑफ गेटिंग एनलाइटनमेंट। समझने की कोशिश करिए, वे ऑफ गेटिंग एनलाइटनमेंट, जिसके बेसिस के ऊपर से ऐसा कहा गया है कि इवेंचुअली आप नॉलेज गेन कर सकते हो और रैशनैलिटी की तरफ जाते हो सर। ठीक है, तो 600 बीसी तक आते आते भारत के अंदर ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे और यही बदलाव के कारण वीसी के वैदिक लिटरेचर में उपनिषद का निर्माण हुआ। ये उपनिषद के अंदर टोटल आज की तारीख में 100 से ज़्यादा उपनिषद हैं, बट कुछ कुछ उपनिषद काफ़ी पॉपुलर हुए जो बेसिकली रैशनलिज्म को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमको क्या है कि भगवान को देखना है तो उसके लिए एक रूप होता है। और ये अलग अलग प्रकार के ज्ञान के लेवल की बात करेंगे। उपनिषद टॉक्स अबाउट द हायर नॉलेज, द मिडिल लेवल एंड द लोअर नॉलेज, है ना। तो मैं प्लस कोर्स के ऊपर आएंगे तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नॉलेज सिस्टम दैट वर एक्चुअली एडवोकेटेड इन द उपनिषद्स, है ना। तो ये जो उपनिषद्स के अंदर जो बातें हुई, उपनिषद्स के अंदर जो विचार प्रोपोगेट किए गए, इसके जो टीचिंग्स दिए गए सर, इन्हीं के बेसिस के ऊपर से ऐसा कहता है कि भाई बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस और नए नए संप्रदाय बन के आए सर, क्योंकि उपनिषद ही थे जो बेसिकली ज्ञान के भंडार के रूप में थे। उपनिषद ही थे जिसने बेसिकली भारत के लोगों को और भारत के अंदर एक नई स्कूल ऑफ थॉट डेवलप की। और इन्हीं बेसिस के ऊपर से हमको क्या देखने को मिला कि जब उपनिषद का इनफैक्ट डेवलपमेंट हो रहा था 6th सेंचुरी बीसी में, इन्हीं के कंटेम्प्रेरी पीरियड में जैनिज्म और बुद्धिज्म का डेवलपमेंट होगा सर। ठीक है, तो वी सी कि जैनिज्म बुद्धिज्म जो है इनके कंटेम्प्रेरी। अब देखिए यहाँ से आपका एक पूरा चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये चार्ट भी आपकी चैप्टर नंबर 4 के अंदर दिया है, पीछे के पेज में दिया है, मैं आगे करवा देता हूँ सर। ठीक है, क्योंकि पहला क्या है कि लेक्चर की आउटलाइन समझ में आनी चाहिए कि हम लोग कौन से चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे। एक्चुअली बुद्धिज्म जैनिज्म मार्क्स द मैक्सिमम आई वुड से एरिया जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कभी भी इतिहास की किताब उठा के देखोगे या यूपीएससी के प्रीलिम्स के भी पेपर उठा के देखोगे तो आपको इसमें से मिनिमम क्वेश्चंस मिलेंगे सर। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में ऐसे होगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है और यूपीएससी चाहता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ करके पूछा जाए सर। ठीक है, तो ये जब उपनिषद का निर्माण हुआ, इन्हीं के पीरियड में जैनिज्म बुद्धिज्म का डेवलपमेंट होता है। और बेसिकली होता क्या है कि जब जैनिज्म बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ तो बुद्ध के टीचिंग्स आए। बुद्ध ने बहुत सारे विद्यार्थियों को समझाया, बुद्ध ने बताया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। अब आपको पता होगा कि बुद्ध के टीचिंग्स क्या थे। तो बुद्ध बताता है कि जीवन में दुख ही दुख है सर, है ना। दुख के कारण तृष्णा है। अगर हमको तृष्णा से दूर जाना है तो हमको अष्टांगी का मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गो अवे फ्रॉम डिजायर्स वी नीड टू फॉलो दी अष्टांगी का मार्ग, है ना, 8-fold पाथ, जिसमें मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग की बात की गई है बुद्ध के द्वारा सर। ठीक है, तो इनके जो टीचिंग्स से बहुत पॉपुलर हो गए। सो बुद्ध के टीचिंग्स इतने पॉपुलर हुए, इतने पॉपुलर हुए तो उन्हीं का ही फाउंडेशन बनता है सर। उन्हीं का ही फाउंडेशन बनता है कि बुद्ध के टीचिंग्स के ऊपर से बुद्ध के जो शिष्य थे, उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, इवेंचुअली उनके लिए आर्किटेक्चर बनाने की शुरुआत करेंगे सर, है ना। उनमें आपको स्तूप दिखेगा सर। ठीक है, उनके अंदर आपको क्या दिखेंगे? स्तूप दिखेंगे। अब ये स्तूप क्या है सर? तो स्तूप एक्चुअली आप देखोगे तो इट सिग्निफाइज द डेथ ऑफ बुद्धा। सारी भाषा में ये बुद्ध के मृत्यु को दर्शाते हैं। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ बुद्ध के मृत्यु को दर्शाते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो स्तूपों का निर्माण किया गया था और स्तूप आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, ये बुद्ध के समय से चलता आ रहा है। एक्चुअली इसका मेंशन ऋग्वेद के अंदर भी है इनडायरेक्टली, बट बुद्ध के समय से तो हमको प्रोमिनेंट मिलेगा कि बुद्ध जब अपने जीवन के आखिर के समय के अंदर थे, व्हेन बुद्धा वाज ऑन द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ, ड्यूरिंग दैट टाइम बुद्धा एक्चुअली आस्क्ड फ्यू ऑफ हिज डिसाइपल्स, और उनके डिसाइपल्स ने उनको कहा कि महाराज अब नहीं होंगे तो हम आपको कैसे याद करेंगे, है ना। इफ यू आर नॉट देयर हाउ विल बी एबल टू रिमेंबर यू। तो बुद्ध इवेंचुअली उनको कहते हैं कि एक काम करेगा, मेरी जो अस्थियां है, मेरी जो राख है, उन सबको इकट्ठा करना और उसके ऊपर एक टिल्ला बना देना, मेक अ माउंड ऑफ क्ले और सॉइल और ब्रिक्स ओवर माई एशिस, और वहां से स्तूप आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है सर। ठीक है, तो कहानी क्या है? आपके चैप्टर को देखिए सर, थिंकर्स, बिलीफ और बेसिकली बिल्डिंग कल्चरल डेवलपमेंट्स, दैट इज पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। आप देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है सर, पहले थिंकिंग आया। थिंकिंग कहाँ से आया? वेद के अंदर से आया, वेद के दूसरे ट्रेडिशन से आया, उपनिषद से आया। उसी थिंकिंग को आगे इंप्लीमेंट करवाया गया जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर। मैं आपको लिंकेज करके बताऊंगा कि अगर उपनिषदिक ट्रेडिशंस की उतनी पॉपुलैरिटी ना होती तो बुद्ध शायद बुद्ध ना होते सर, है ना। बुद्ध को सबसे पहले इनफैक्ट आप देखने की कोशिश करोगे तो मेडिटेशन से लेके जितनी भी चीजें किसी ने सिखाई है सर, ठीक है, वो सब चीजें हमको पता चलती है कि एक अलारा कलम करके एक टीचर हुआ करते थे,
और रामपुत्र आपको दिख जाएंगे सर, ठीक है, उनके द्वारा ही आपको मिलेगी। और उनके जो टीचिंग्स है उनका सिग्निफिकेंस ये है कि वो मेडिटेशन आधारित ही टीचिंग्स देने की बात कर रहे थे सर, ठीक है। वो मेडिटेशन है, उपनिषद है, रैशनैलिटी है, वो सब यहाँ से दिख जाती है। एंड दिस इज हाउ वी सी द बुद्धिज्म विल बी इमर्जिंग सर, ठीक है। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, आपके अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस, उसके बाद लेटर वैदिक ट्रेडिशंस, लेटर वैदिक ट्रेडिशन से उपनिषद का निर्माण, उपनिषद के कंटेम्प्रेरी पीरियड में बुद्धिज्म और जैनिज्म का निर्माण। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म कहाँ से डेवलप हुआ था, तो उसका भी डेवलपमेंट यहाँ पे ही मिलेगा सर, ठीक है। सो व्हाट डू वी सी, वी फाइंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म विल बी डेवलपिंग इन दिस रीजन ओनली, क्योंकि बुद्ध कहाँ से बिलोंग करते थे, बुद्ध यूज्ड टू बिलोंग टू लुम्बिनी, मतलब वही मल्ला करके उनका शाक्य करके वंश हुआ करता था मल्ल गणराज्य के अंदर सर, ठीक है। ये आप जैनिज्म देखोगे तो जैनिज्म भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे सर, है ना। वर्धमान महावीर भी जनांतरिका वंश से बिलोंग करते थे, इनकी भी फैमिली यहाँ पे रहती थी सर, ठीक है। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी कम टू नो कि ये जितने भी फिलोसफिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो करीबन 62 के आसपास संप्रदाय थे। कितने थे, 62 सेक्ट्स वर देयर। All the 62 sects were emerging into this area somewhere in the 600 BC. 600 BC के बाद वाला जो पीरियड है इस, और थैंक्स टू उपनिषद, ये उपनिषद के कारण ही हो पा रहा था। खैर, तो एक तो ये कहानी आपको इसके अंदर से मिलती है। और जब बुद्ध का मृत्यु हुआ, बुद्ध के विचार बहुत पॉपुलर हुए, तो स्तूप आर्किटेक्चर का निर्माण किया गया। तो इसके हम लोग आर्किटेक्चर के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर आर्किटेक्चर की बातें की गई है, तो उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अब देखिए होता क्या है, भारतीय इतिहास में बदलाव आया। क्या बदलाव आया सर, ठीक है। तो वी सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 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 ये जो पीरियड चल रहा है, ये जो पीरियड डेवलपमेंट हो रहा है सर, है ना, उसमें ये जीरो का पीरियड है। और जीरो के बाद वाला पीरियड था, तब तक आते आते हमको पता चल रहा है कि हिंदुइज्म में वैष्णविज्म की शुरुआत हो जाएगी। ये वही टाइम था जब हमको पता चलता है कि शैविज्म की शुरुआत होती है। एक्चुअली शैविज्म आपको हड़प्पा पीरियड के अंदर भी दिख जाएगा सर, है ना। विल फाइंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो विल फाइंड द एविडेंसेस ऑफ प्रोटो शिवा। याद करिए सर, है ना, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था सर, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी हमको प्रोटा शिवा की एक सील मिली है, पशुपति की सील मिलती है ना। जॉन मार्शल इसको हाईलाइट करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी एविडेंसेस तो हमारे पास है कि शैविज्म था, बट एटलीस्ट आपको प्रॉपर शैविज्म का जो डेवलपमेंट है और वैष्णविज्म है वो जीरो के इस साइड में दिखेगा, मतलब समवेयर इन द 200 BC सर, ठीक है। इनफैक्ट ये वो टाइम था जब बुद्धिज्म के अंदर एक और बदलाव हुआ, और हमको पता चलता है कि बुद्धिज्म में दो भाग पड़ जाता है। एक को कहते हैं महायान और दूसरे को कहेंगे हीनयान सर, ठीक है ना। क्या कहेंगे, एक को कहेंगे महायान और दूसरे को कहेंगे हीनयान सर, ठीक है। तो भारत में जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं सर, है ना, आज मैं आपको ओवरलैप करा रहा हूँ पिछले लेक्चर, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी नए नए क्लास के अंदर जुड़े हैं, उनको मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप एटलीस्ट ना मेरे पिछले क्लासेस को देख के आइएगा, क्योंकि आप पिछले क्लासेस को देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली लिंकेज को आइडेंटिफाई कर पाओगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं कहाँ से कहाँ पढ़ा रहा हूँ सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो वी सी दैट ये जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ये सिचुएशन के तहत हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था या कल्चरल डेवलपमेंट्स के तहत सर, ठीक है, वैदिक रिलीजन का पॉइंट आपको दिख जाता है। उसके बाद हमको शिवजी के बारे में पता चलता है समवेयर इन दिस पीरियड सर, ठीक है। शिवजी और वैष्णविज्म का डेवलपमेंट हो रहा था, तब बुद्धिज्म में क्या हो रहा था, हीनयान और महायान का डेवलपमेंट दिखेगा। इनफैक्ट इस पीरियड के समय में मैंने आपको बताया कि जब इनफैक्ट बुद्ध जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, तब हमको स्तूप बिल्डिंग की एक्टिविटीज पता चलती है सर, है ना। सो विल फाइंड द स्तूप आर्किटेक्चर विल बी देयर, स्तूप आर्किटेक्चर विल बी देयर सर, ठीक है। अब कहानी क्या चलती है, कहानी क्या चलती है आप सुनिए सर, ठीक है। ये सब नए नए संप्रदाय, ये संप्रदाय कहाँ से है, सबका इनफैक्ट गोत्र एक ही है, वो है वैदिक युग, है ना। हर एक चीज आपको वैदिक युग के अंदर दिखेगी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वैदिक एज। मैं आपको लिंकेज करके बताऊंगा कि वैष्णविज्म का भी उद्भव वैदिक एज के अंदर हुआ है, इनडायरेक्टली भगवतिज्म, क्योंकि विष्णु है, विष्णु के अलग अलग अवतार थे। विष्णु जी है सर, इनकारनेशन के रूप में आप देखोगे तो उन्हीं के ही अवतार मिल जाएंगे आपको सर, ठीक है। तो उन्हीं के साथ आपको यहाँ पे लिंकेजेस मिल जाएगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट एज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया, वी कम टू नो अबाउट मल्टीपल डेवलपमेंट्स ऑफ आर्ट एंड द बिलीफ सिस्टम, है ना। तो उसमें ये सब आपके अलग अलग बिलीफ आ गए। ये बुद्धिज्म एक बिलीफ सिस्टम के आया, जैनिज्म उभर के आया, भगवतिज्म उभर के आया, वैष्णविज्म आया, शैविज्म आया सर, ठीक है। बुद्धिज्म के अंदर ही आपको हीनयान और महायान का डेवलपमेंट दिखेगा समवेयर इन दिस पीरियड। ये कब बनता है, 78 के अंदर सर, ठीक है। तो इन द 78 सी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क, कनिष्क करके जब राजा रूल कर रहा होता है सर, है ना, उसने कश्मीर के अंदर 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बुलवाई थी। अब याद करिए पिछले चैप्टर को, देखिए पिछला चैप्टर पढ़ा होगा तो ही आपको ये क्रोनोलॉजी समझ में आएगी, और उसके अंदर से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग व्हाट हैज बीन गिवन इन द प्रीवियस क्लास क्रोनोलॉजी सर, है ना। 600 BC से इंडिया में कितने कितने फिलोसफिकल डेवलपमेंट निकल के है, मैं आपको उसको खाली आज हाईलाइट करवा रहा हूँ और उसकी स्टोरी बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो रही थी, क्यों ये निकल के है। इसके अंदर का पार्ट तो हम लोग कल के क्लास के अंदर देखेंगे सर, ठीक है। सो फ्रॉम 2nd century CE ऑनवर्ड्स, क्या लिखा गया है, 2nd century BCE ऑनवर्ड से बेसिकली वी फाइंड द महायान बुद्धिज्म कम इनटू द पिक्चर,
we see the Vaishnavism, Shaivism also comes into the picture and the goddess cults were established 2nd century BC, मतलब 0 से पहले, बट जनरली 0 के बाद हमको दिखेंगे। और 3rd सेंचुरी तक आते आते भारत में आपको टेम्पल्स दिख जाएंगे सर, ठीक है। तो होता क्या है कि बाय दिस टाइम वी सी दैट वैष्णविज्म, शैविज्म का डेवलपमेंट हो चुका है, भगवतिज्म मतलब विष्णु के ही एक अवतार का इनकारनेशन का डेवलपमेंट हो चुका है, बुद्धिज्म में महायान हीनयान का डेवलपमेंट हुआ है। तो गुप्ता एज तक आते आते व्हाट डू वी सी, द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज देयर सर, ठीक है ना। अब ये क्यों बोला गया है, मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया है बाय द वे सर, ठीक है। व्हाट इज द रीजन व्हाई आई हैड टॉट यू दिस पॉइंट्स, है ना। द रीजन आई हैड टॉट यू दिस पॉइंट इज बिकॉज कि यहाँ से प्रश्न आपके निकल गए हैं सर। आपको पता चलेगा कि 2020 की मेंस के एग्जाम के अंदर उसने पूछा था कि इंडियन फिलॉसफी और ट्रेडिशंस ने इंडिया के आर्किटेक्चर के मॉन्यूमेंट्स को शेप अप किया गया है सर, ठीक है। प्रश्न आपको क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस हैज एक्चुअली शेप्ड अप द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट डे। मतलब आप टेम्पल्स देख रहे हो, स्तूप देख रहे हो, उसके पीछे की फिलोसफिकल साइड पूछी थी कि स्तूप की डिजाइन ऐसे क्यों गई है, मंदिर की डिजाइन ऐसे क्यों की गई है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, उसकी क्या प्रासंगिकता होती है, उसकी क्या महत्व है सर, ठीक है। हर एक चीज आपको बोला गया है। तो बेसिकली इंडिया के अंदर आपको क्या देखना है सर, जब ये चार्ट को देखोगे, व्हेन यू विल सी दिस टेबल, है ना, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई ट्रेडिशनल्स कहाँ से हुए हैं। तो एक तो यहाँ से क्रोनोलॉजी का डेवलपमेंट मिलेगा, और क्रोनोलॉजी के अंतर्गत आपको इसकी एप्लीकेशन पूछी जाएगी कि आर्किटेक्चर में कहाँ डेवलपमेंट हुआ। तो एक तो स्तूप बिल्डिंग कब डेवलपमेंट हुआ, टेम्पल्स कब बनते हैं, और टेम्पल्स के अंदर फिर वेरिएशन आया। 3rd सेंचुरी के बाद भारत में मंदिर बनने की शुरुआत हुई। ये मंदिरों के अंदर कुछ मंदिर नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स बने, कुछ स्टाइल्स द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल्स बनते हैं, कुछ वेसार स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सर, ठीक है। सो एवरीवेयर यू विल सी सम काइंड ऑफ ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस। और ये जो पूरा का पूरा ट्रांजिशन है, इसी को ही हम लोग कहते हैं द कल्चरल आई वुड से क्रोनोलॉजी इन इंडिया सर। कल्चरल क्रोनोलॉजी इन इंडिया का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो पूरा का पूरा हिस्टोरिकल ट्रेडिशन डेवलपमेंट हो रहा है, जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस डेवलपमेंट हो रहा है सर, है ना, उसके अंतर्गत जो कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, उसको अगर आप देखोगे तो रिलीजन के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर चेंजेस आपको एक तो पहले अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर मिलेंगे। ये अर्ली वैदिक कौन सा पीरियड था, 1500 से लेके 1000 BC तक का पीरियड आपको मिल जाएगा सर। उस समय के दौरान आपकी ये चार्ट बना दीजिएगा, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस चार्ट, है ना। मैं आपको चार्ट के थ्रू ये पूरे के पूरे सिस्टम को पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन एक निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड के अंतर्गत हमको पता चलता है कि रिचुअल्स के एविडेंसेस मिलेंगे। विल फाइंड नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप दिखेगी, एंड मेनली आप देखोगे तो इंद्र को वर्शिप किया जाएगा, अग्नि को वर्शिप किया जाएगा सर, ठीक है, वरुण को वर्शिप किया जाएगा सर, ठीक है। इनफैक्ट वी ऑल्सो कम टू नो कि इन सब का मेंशन ऋग्वेद के अंदर ही किया गया है, और ऋग्वेद के अंदर हमको बहुत सारे श्लोक मिलते हैं, लिटरेचर के मिलते हैं, हाइम्स मिलते हैं, जिनके थ्रू कल्चरल ट्रेडिशंस की पता चलती है सर, ठीक है। समय धीरे धीरे आगे चलता गया, और 1000 BC से लेके वी फाइंड 600 BC तक आते आते लेटर वैदिक पीरियड आया सर। अब इसको क्यों लेटर वैदिक कहते हैं, क्योंकि आर्यन शिफ्ट हो गए थे, वो पहले सप्त सिंधु में रहते थे, अब यहाँ पे गंगा यमुना की तरफ रहने की शुरुआत करते हैं। लोहा मिलेगा अभी थोड़ी देर के बाद, यू विल फाइंड बाय 600 BC दे विल फाइंड द डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ आयरन्स। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर से क्या डेवलपमेंट हो रहा है सर, ठीक है। सो इन द लेटर वैदिक पीरियड विल फाइंड रिचुअल्स आपके बहुत बढ़ जाते हैं, कर्मकांड ऐसे कहता है कि बढ़ जाते हैं सर, ठीक है। कहीं कहीं पे हमको एविडेंसेस मिलते हैं सैक्रिफाइसेस के भी सर, ठीक है ना। तो बेसिकली काइंड ऑफ जानवरों की जो आहुति देते हैं, काइंड ऑफ ऐसे सैक्रिफाइसेस मिल जाएंगे सर, ठीक है। विल ऑल्सो फाइंड कि इस समय के दौरान नेचुरल फोर्सेस को तो पूजा ही जाता था, प्राकृति का पूजन होता था, पर नेचुरल फोर्सेस के साथ साथ हमको पता चलता है कि ब्रह्मा को ज्यादा पूजने की शुरुआत होती है सर, ठीक है। ब्रह्मा के साथ साथ आप देखोगे तो महेश को पूजा जाता था सर, ठीक है। विष्णु काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं इंद्र के ही अवतार थे, उनकी वर्शिपिंग हमको मिल जाएगी सर इस पीरियड के समय पे सर, ठीक है। तो होता क्या है कि बहुत सारे चेंजेस आए सर, है ना। इस समय के दौरान भारत के अंदर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस भी आ रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो आर्यंस जहाँ पे रहते थे वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी बदल रही थी। एक चीज़ हमको मिल रही है वो है फिलॉसफी, और फिलॉसफी का अंतर मतलब क्या है कि 600 BC तक आते आते उपनिषद का निर्माण होने की शुरुआत हो रही थी, और उपनिषद में बेसिकली आश्रम प्रथा आपको दिखेगी। जब गुरु शिष्य आश्रम के अंदर चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे विचारों की चर्चा हुई, बहुत सारे आपकी मान्यता डेवलप होगी, और इसी के कारण क्या हुआ कि लेटर वैदिक पीरियड से आप थोड़े आगे चले गए, 600 BC ऑनवर्ड्स का जो पीरियड आप देखोगे तो इस पीरियड के समय पे ही क्या मिलता है, 62 से ज्यादा संप्रदाय बने। इसी संप्रदाय में आपको गौतम बुद्ध दिख जाएंगे, इसी संप्रदाय में हम लोग क्या लिखेंगे, गौतम बुद्ध दिख जाएंगे, और गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग लिखेंगे 568 से लेके
483 बीसी का जो पीरियड है वो गौतम बुद्ध का पीरियड है सर, ठीक है। 62 से ज्यादा संप्रदाय थे सर, ठीक है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। उसके बाद आप देखोगे तो आपको महावीर दिखेंगे, यू विल फाइंड महावीर एज वेल। महावीर का टाइम फ्रेम आप देखने की कोशिश करेगा तो 540 से लेके 468 बीसी का पीरियड आपको महावीर का दिखेगा। सो यू विल फाइंड द पीरियड ऑफ महावीर फ्रॉम 540 टू 468 बीसी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल आल्सो फाइंड कि बहुत सारे संप्रदाय थे ना, विचारधारा बहुत सारी बदल के आ गई थी, लोगों ने अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए, तो इसके अंदर से हमको पता चलता है विल आल्सो फाइंड सर्टेन थिंकर्स इन द फॉर्म ऑफ मकाली घोषाल जो इन्हीं के ही कंटेम्प्रेरी थे अराउंड इन द 6th सेंचुरी के अंदर ही सर। अब आपको यह सवाल आना चाहिए कि बुद्ध का विकास, महावीर का विकास, मकाली घोषाल सबका विकास इसी टाइम पे क्यों हुआ? वाई द डेवलपमेंट टुक प्लेस इन दिस पीरियड, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर आऊंगा, कल परसों के क्लास से इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्यों इस तरह से डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है। कहानी आगे चली, बुद्धा के टीचिंग्स के ऊपर बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ, महावीर के टीचिंग के ऊपर से जैनिज्म आगे चलता है, मकाली घोषाल जो थे उनके ऊपर से एक संप्रदाय बनेगा आजीविका। क्या बनेगा? आजीविका सर, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड अ कम्युनिटी कॉल्ड एज आजीविका। धीरे धीरे आप देखिए कि अराउंड 300 बीसी तक का जो पीरियड आया, इस पीरियड तक आते आते बुद्ध के नाम के स्तूप बनने की शुरुआत हुई, स्तूप बिल्डिंग। और स्तूप बिल्डिंग के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बने जहाँ पे बुद्ध को सिंबॉली के रूप में दर्शाने की कोशिश की जाती है। हम लोग डिस्कस करेंगे सांची के स्तूप को, अमरावती के स्तूप को, पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक आते थे, काफी डेवलपमेंट हो। अशोक बनाएगा 84,000 स्तूप, ठीक है। तो इनका आपको निर्माण दिखता है इसी पीरियड में। महावीर की भी बहुत सारी आपको फिर डेवलपमेंट दिखेंगी, फिलोसफीज। मकाली घोषाल के लिए अशोक ने गुफाएं बनाई, केव आर्किटेक्चर बनाया सर। सो केव ट्रेडिशंस डेवलप्ड एज अ पीरियड ऑफ दिस होल इशू, कि प्राचीन भारत के अंदर गुफाओं का निर्माण होने की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा इनको गिफ्ट दिया करते थे सर, ठीक है। समय आगे चलता है, इसी पीरियड के अंदर जब आप 200 बीसी के पीरियड में आ गए और 200 बीसी से 0 की तरफ गए और उसके बाद 200 सी तक का पीरियड आया, इस पीरियड के समय पे आपको बुद्धिज्म के अंदर 2 बंटवारा दिखेगा। कौन सा बंटवारा दिखा? आपको दिखेगा महायान और हीनयान। अब ये क्या है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा आगे क्लासेस के अंदर। आपको आज तो खाली क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट बता रहा हूँ कि कल्चरल चेंजेस में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से। महायान और हीनयान ये बुद्धिज्म के अंदर संप्रदाय है, ये दोनों अलग बन गए क्योंकि एक बुद्ध को भगवान के रूप में मानता था, उनका मानना था कि बुद्ध भगवान है। दूसरे का मानना था कि नो, बुद्ध एक टीचर है, इज मोर ऑफ अ सेंट, है ना, वो भगवान नहीं है, वो तो एक टीचर के रूप में, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट आपको यहाँ दिखेगा। इसी पीरियड के समय पे हमको वैष्णविज्म का ग्रोथ दिखा, विष्णु की भक्ति शुरू होती है सर, है ना। वासुदेव नाम के भगवान दिखेंगे सर आपको, शिव जी की भक्ति दिखेगी, शैविज्म, है ना। आपको गॉडेस शक्ति का कल्ट दिखेगा, शक्ति की वर्शिप मिलेगी, और वहां से ही टेम्पल्स बनने की शुरुआत होती है। भारतीय इतिहास के अंदर बहुत बड़े कल्चरल चेंजेस आए, गुप्ता पीरियड तक आते थे, नगर, द्रविड़, वेसार टेम्पल्स बन गए सर। तो मूलतः से कहने की बात यह है कि एंशिएंट इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चरल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसमें गौतम बुद्ध और महावीर के टीचिंग्स जो थे, दे वर काइंड ऑफ वेरी मच ऑपोजिट टू द वैदिक पीरियड एंड द वैदिक टीचिंग्स, क्योंकि महावीर और बुद्ध ने दोनों ने कहा कि नॉन वायलेंस करेंगे। खैर वैदिक पीरियड में भी नॉन वायलेंस ही था, कोई हिंसा तो थी नहीं, बट दोनों के दोनों एंटी रिचुअल्स थे। इनका मानना था कि भाई रिचुअल सेंट्रिक ना चलना चाहिए। उसी तौर के ऊपर गौतम बुद्ध और महावीर बेसिकली वर्ण सिस्टम का भी खंडन करते हैं, वो भी पार्शियल खंडन था, पूर्ण रूप से नहीं था, क्योंकि वर्ण प्रथा में इनका डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इनका झुकाव तो था ही। हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हमको एक चीज दिखेगी कि ये जो कर्म कांड हो रहे थे सोसाइटी में, रिचुअलिस्टिक वर्शिप जो हो रही थी, उसका विरोध करते। वो कहते हैं कि भाई अगर इंसान को मोक्ष प्राप्ति करनी है, इफ यू वांट टू अचीव साल्वेशन, क्योंकि उपनिषद एक ऐसी फिलॉसफी है जो साल्वेशन की बात करता है, तो हमको मोक्ष प्राप्ति उपनिषद तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे जब हम लोग कर्म करेंगे। तो बिलीव इन कर्म। खैर वैदिक पीरियड में भी कर्म का सिद्धांत था। इन द वैदिक पीरियड ऑल्सो वी फाइंड द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म वाज देयर। तो क्या डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, उन सब पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस पॉइंट्स, है ना, कि किस प्रकार के रिलीजियस डेवलपमेंट होते हैं। और ये जो रिलीजियस डेवलपमेंट हुए, उनके बेसिस के ऊपर से फिर भारत के अंदर ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, उन्होंने सब आर्कियोलॉजिकल स्टडी किया, तो उसी चीज को ये चैप्टर के अंदर लिखा गया है। और इसके लिए एनसीईआरटी लिखता है कि इन दिस चैप्टर वी शैल गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी अक्रॉस 1000 years टू रीड अबाउट द फिलोसफर्स एंड देयर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहैबिटेड। फिलोसफर्स के विचार, बुद्ध के विचार, महावीर के विचार, मकाली घोषाल के विचार, वो क्यों भगवान में नहीं मानते, वो क्यों कर्म के अंदर मानते हैं,
वी विल सी हाउ देयर आइडियाज वर कंपाइल्ड एज ओरल एंड रिटन टेक्स्ट, इनके विचारों को कैसे कंपाइल किया गया। जैसे वैदिक लिटरेचर के बारे में मैंने आपको बताया, तो वैदिक लिटरेचर का एक फॉर्मेट मिलेगा, स्मृति लिटरेचर का एक फॉर्मेट है, श्रुति लिटरेचर का एक फॉर्मेट है। बुद्धिज्म के ऊपर आपको त्रिपिटक दिखेगी, यू विल फाइंड 3 बुक्स कॉल्ड एज द त्रिपिटक। तो आपने देखी होगी कि 3 किताबें हैं सर, विनय पिटक, सुध पिटक, अभिधम पिटक। महावीर के द्वारा जैनिज्म के टीचिंग्स दिए गए लिटरेचर के अंदर। ये लिटरेचर में आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा द लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ द अंग, द पूर्व लिटरेचर, द छेद सूत्र, मूल सूत्र, प्राक्रीन, कितने सारे लिटरेचर के प्रकार मिले सर। तो वी सी कि इनके लिटरेचर के बारे में बोला गया। लिखते हैं कि दिस आर इंडिकेटिव ऑफ एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस टू द थिंकर्स एंड ऑन द पीपल। While we'll be focusing on Buddhism, it is important to remember that this tradition did not develop in isolation. Buddhism अकेला नहीं बना था. There were several traditions, each engaged with debates and dialogues with others. बहुत सारे संप्रदाय एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे. The sources that historians use to reconstruct this exciting world of ideas and beliefs include Buddhist, Jaina, and the Brahminical text that is known as the Vedic religion, the Vedic text, as well as large impressive body of material remains that is archaeology. Among the preserved monuments of this time is the stupa at Sanchi, which is a very major focus of this chapter. अब ये चैप्टर के अंदर सांची के स्तूप की बात की गई है। सांची के स्तूप का निर्माण कैसे किया, इसको कैसे बचाया गया। एक्चुअली अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था सांची का स्तूप, और सांची के स्तूप के आधारित किस तरह से डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर भी बात की है। बट ये चैप्टर हम लोग आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज मुझे आपको खाली ये कल्चरल चेंज के यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहे वो बताने थे, कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर बदलाव आया, थिंकिंग डेवलप हो गई, सिस्टम बदल गई, और इनके बेसिस के ऊपर से हमको पता चलता है कि भगवान को कैसे कंसीडर किया गया, विष्णु जी का प्रभाव क्यों बढ़ता है, शिव जी का प्रभाव क्यों बढ़ गया, शिव जी को क्यों पहले के टाइम के अंदर प्रोमिनेंस नहीं दिया जाता है, उनका आर्किटेक्चर के अंदर कहाँ रेप्लिकेशन हो रहा है। टेम्पल आर्किटेक्चर आप देखोगे तो इन द टेम्पल आर्किटेक्चर यू विल फाइंड द शिवाज इमेजेस आर पोर्ट्रेड इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स। आप स्तूप देखोगे तो स्तूप में बेसिकली बुद्धिस्ट फिलॉसफी को दर्शाया गया है। अब जैनों की गुफा देखे जाके तो उसमें तीर्थंकरों की बात की गई है। जैनियों की गुफा आपको दिखेगी हाथी गुफा के नाम के ऊपर उड़ीसा के अंदर। तो ये जितने भी कल्चरल ट्रेडिशंस है, ये कल्चरल ट्रेडिशंस क्यों आए, मुझे आपको पहले तो यही पूछना है ये चैप्टर के अंदर, कि जितने भी कल्चरल ट्रेडिशंस उभर के आए, थिंकर्स का डेवलपमेंट हुआ, उनके द्वारा बिलीफ सिस्टम को हाईलाइट किया गया, ये क्यों गए, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आता है कि इन्होंने डेवलपमेंट कैसे किया, हाउ एंड व्हाई। बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता आज की तारीख में क्या है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ बुद्धा इन प्रेजेंट टाइम। बुद्ध के विचार और अशोक के विचारों के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द आइडियाज ऑफ बुद्धा एंड अशोक, वर बोथ सेम और डिफरेंट। धम्म था, दोनों के द्वारा धर्म का प्रचार किया गया था, तो प्रासंगिकता हमको देखनी पड़ेगी इसके अंदर से क्या है। और ये थिंकर्स की जो बिलीफ सिस्टम थी वो आर्ट फॉर्म के अंदर कैसे रेप्लिकेट की गई। वैष्णविज्म करके एक संप्रदाय उभर के आया, उसी के कारण मंदिर बने आर्ट एंड कल्चर के अंदर। आप पढ़ोगे आर्ट एंड कल्चर के अंदर नगर टेम्पल, द्रविड़ टेम्पल्स। गुप्ता पीरियड में आपको पता चलेगा कि खाली विष्णु के टेम्पल ज्यादातर मिलेंगे, शिव जी के कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि गुप्ता पीरियड एक ऐसा पीरियड था जो यहाँ डेवलप हो रहा था 200 के बाद, मतलब 300 के आसपास का पीरियड। ये 300 के आसपास का पीरियड एक ऐसा पीरियड है जब भारत के अंदर वैष्णविज्म नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा था, विष्णु भक्ति। और इसी के कारण गुप्ता पीरियड में जो टेम्पल्स बने वो क्या बने, विष्णु जी के बने। दशावतार टेम्पल जाके देख के आइएगा, देवगढ़ के अंदर आया हुआ है। विष्णु यू शेषनाग मुद्रा में आपको दिख जाते हैं, पंचयतन के स्टाइल के अंदर। सर बहुत इंटरेस्टिंग है सर, गेटिंग माय पॉइंट। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पता है, ये पढ़ाने का पीछे का इंटेंशन ये है कि आप जब तक क्रोनोलॉजिकल थीम नहीं समझोगे ना, कि कौन सा संप्रदाय कब बना और इसके प्रचारक कौन थे, तब तक आपको हाईलाइट ही नहीं होगी कि उनके टीचिंग्स का रेलेवेंस क्या है और उनकी टीचिंग्स कंटेम्प्रेरी पीरियड में कैसे डेवलप होते हैं, और उसके बाद उनका आर्ट फॉर्म आएगा। पहले थिंकिंग आएगी, फिर कल्चरल डेवलपमेंट आएगा। पहले बुद्ध अपने टीचिंग देंगे और उसके ऊपर से आर्किटेक्चर बनेगा, स्तूप बनेगा, विहार बनेगा, क्या बनेंगे अपने बेसिकली द प्लेस ऑफ रेसिडेंसेस बनेंगे आपके सर, चैत्यस बनेंगे। वो सब बाद में होगा, वो पहले नहीं होगा। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको ये चैप्टर की थीम लाइन पहले पता चल जानी चाहिए। ये चैप्टर की थीम यही कहती है कि प्राचीन भारत में इन बिटवीन दिस 1200 ईयर्स मल्टीपल क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ थिंकर्स एंड बिलीफ सिस्टम। इनफैक्ट विद इन इंडिया हुए और आउटसाइड इंडिया भी हुए।
तो हम राइट फ्रॉम द वैदिक पीरियड, याद रखिएगा कल के क्लास से, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड से, राइट फ्रॉम द वैदिक पीरियड विल बी हाईलाइटिंग कि हाउ द चेंजेस इनटू द अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक and multiple periods are taking place over a period of time, and this will lead to the foundation of the cultural and the philosophical phases in India. And by 3rd century, जीरो के इस साइड में जाते जाते उसके बाद आर्किटेक्चर का निर्माण हो। तो जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो ना, उसको पहले थोड़ी टाइम तक रख दो साइड में। आर्ट एंड कल्चर पढ़ने से पहले ये चैप्टर को पढ़िए, प्लीज रीड दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसमें से प्रीवियस के क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करिए। आई विल बी डिस्कसिंग द प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल फ्रॉम दिस चैप्टर, और मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है ना। तो आज क्या करते हैं कि ये चैप्टर की जो शुरुआत का पोर्शन है, इसके लिए मुझे आपको एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि आपको कैसे पढ़ना है। आप इसको पढ़ना शुरू करिए साइमल्टेनियसली, यू स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर साइमल्टेनियसली। और फिर मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर एक लीनियरिटी लेके आएंगे, एंड विल बी एबल टू कवर इन द नेक्स्ट 5-10 सेशंस, जितना भी टाइम लगता है, पर फाउंडेशन बना के करेंगे हम लोग से, ठीक है। तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, लेट अस स्टॉप दिस सेशन टुडे, और मैं आपको कल के क्लास के अंदर मिलता हूँ। टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद दिस सेशन इन अ वेरी डिटेल वे। तो आप यहाँ पे कंक्लूड करते हैं हम, और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। हमारी बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी के ऊपर, आप लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा, and this is actually my rank number 2 out of hundreds of educators who teach on Unacademy. We have got the finest teachers, but yeah, इसमें बच्चों का काफ़ी प्रतिसाद मिला है हमारे कोर्सेज की तरफ। सर अभी ऑप्शनल का कोर्स मिलता है, और जीएस के कोर्स भी आएंगे, और आपको फ्री कोर्सेज भी दिखेंगे। फॉलो कर दीजिएगा मेरी प्रोफाइल को, यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स अबाउट माई क्लासेज एंड द न्यू बैचेस। इवन आप नॉन सब्सक्राइबर हो, पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि फ्री के कोर्सेज भी मैं लेता हूँ। सो फ्री के अंदर आपको मेरे क्लासेस दिख जाएंगे रिगार्डिंग दी एनसीईआरटी एंड ऑल्सो रिगार्डिंग दी स्पेशल क्लासेस, है ना। तो आज यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं, और फीस आपकी बढ़ रही है परसों से, 2 तारीख से कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी एंड हो जाएगा। फीस तो 1 तारीख से ही बढ़ रही है, मतलब आज और कल आपके लिए मिनिमम डेज है, तो मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, है ना। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाय टेकिंग दिस डिस्काउंट कोड PN Live and get 10% off on the fees as well। खैर चलिए, है ना। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल हम लोग मिलेंगे और यही चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बुद्धिज़्म की शुरुआत करेंगे, जैनिज़्म की शुरुआत करेंगे, और बहुत अव्वल दर्जे की करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए बाय, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।